मांझीपुर गांव में रहने वाला गरीब किसान पखिया अपने खेत में जुताई करने के लिए अपने दोस्त रामू के पास जाता है और उसे कहता है, और भाई रामू कैसे हो? अच्छा हूँ भाई, तू बता कैसा है? अच्छा हूँ भाई, एक मदद कर दे यार, एक दिन के लिए अपना ट्रैक्टर दे दे, मुझे अपने खेत में जुताई करनी है। अरे पकिया भाई, एक बार का हो तो दे भी दूं। पिछले 2 साल से तुम अपने खेत की जुताई मेरे ही ट्रैक्टर से कर रहे हो। माफ करना, इस बार मैं नहीं दे सकता अपना ट्रैक्टर, हाथ से कर लो जुताई। रामू पखिया को खरी खोटी सुनाकर खाली हाथ वापस भेज देता है। पखिया निराश होकर अपने घर आता है। तभी उसकी पत्नी महिमा उसे कहती है, क्या हुआ जी, आप इतना उदास क्यों हैं? कुछ नहीं महिमा, बस एक तो ये गरीबी, ऊपर से कोई मदद करने को भी तैयार नहीं है। जी, रामू भैया ने मना कर दिया क्या? हाँ महिमा, और वो करता भी क्या, कोई कब तक ऐसे ही अपना ट्रैक्टर मुझे देगा। अब मैं हाथ से जुताई करूँगा। जी कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, सब ठीक होगा। चलो मैं चलता हूँ, खेत में काम शुरू करता हूँ। इतना कहकर पखिया अपना हल उठाकर अपने कंधे पर रखता है और तपती धूप से घर से खेत के लिए निकल जाता है। पखिया के खेत की जमीन में एक बहुत ही बड़ा पीपल का पेड़ भी था, जिस पर शांति नाम की एक अच्छी चुड़ैल का साया था। पखिया खेत में पहुंचकर जुताई करना शुरू कर देता है। जुताई करते करते जैसे ही पखिया उस पेड़ तक पहुंचता है, तभी वो कहता है, अरे ये पेड़ तो खेत के बीचों बीच है, काफी जमीन को घेर रखा है इसने। क्या करूं, काट दूं इस पेड़ को? नहीं नहीं, न जाने कितने पक्षियों का घर होगा इस पर। 4 दाने कम उगा लूंगा, पर इतने पक्षियों का घर नहीं बर्बाद करूंगा। पेड़ पर बैठी शांति चुड़ैल पखिया की सारी बातें सुन लेती है और कहती है, कितना भला आदमी है पखिया। मैंने देखा है पखिया सबकी मदद करता है, पर जब उसे मदद की जरूरत है तो कोई उसे ट्रैक्टर नहीं दे रहा। कोई बात नहीं, अब मैं अपने जादुई ट्रैक्टर से इसकी मदद करूंगी। पखिया को जुताई करते करते शाम हो जाती है, पर खेत की जुताई पूरी नहीं हो पाती। पखिया हल लेकर वापस अपने घर जाता है। अगले दिन पखिया जुताई के लिए खेत की तरफ आता है तो देखता है कि उसके खेत में भीड़ लगी है। साथ ही एक चमकता हुआ ट्रैक्टर भी खड़ा हुआ है। उसी भीड़ में रामू भी होता है, जो पखिया के आने पर बोलता है, वाह भाई पकिया, इतना कमाल का ट्रैक्टर तो पूरे गांव में किसी के पास नहीं है, जितना बढ़िया तूने ले लिया है। सभी लोग पखिया के ट्रैक्टर की तारीफ करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी पखिया खुद से कहता है, भगवान ये क्या करिश्मा है तेरा, मेरी तो इतनी हैसियत ही नहीं कि मैं ये शानदार ट्रैक्टर ले सकूं। नहीं नहीं, लगता है रात को कोई गलती से इसे मेरे खेत में छोड़ गया है। अरे इसमें तो चाबी भी लगी हुई है, ऐसे किसी चीज को बिना पूछे इस्तेमाल करना गलत है। मैं इसे साइड में लगा देता हूँ। पखिया की सच्चाई देखकर चुड़ैल को बहुत अच्छा लगता है। तभी वो एक बूढ़ी औरत का रूप लेकर पखिया के पास आती है और कहती है, अरे भाई सुनो। जी अम्मा जी, कहिए कौन है आप? मैं पास के गांव के रहने वाली हूँ। इस ट्रैक्टर की मालकिन मैं ही हूँ। अच्छा, तो आप अपना ट्रैक्टर वापस लेने आई हैं? नहीं नहीं, वापस लेने नहीं आई, मैं तो ये कहने आई थी कि ये ट्रैक्टर मैंने अपने पोते को लेकर दिया था, पर अब वो शहर में काम करने लग गया, इसीलिए खेती नहीं करता। तो इस ट्रैक्टर को तुम रख लो, तब तक अपना काम कर लो। पर अम्मा ऐसे कैसे, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं इसे इस्तेमाल करने के बदले आपको दे सकूं। अरे पैसे वैसे नहीं चाहिए, जब तक इस्तेमाल करना है करो, बाद में मैं खुद आकर ले जाऊंगी। इतना कहकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। पखिया भी खुशी खुशी ट्रैक्टर पर सवार होकर जुताई का काम करना शुरू कर देता है। शाम को जैसे ही पखिया अपने घर आता है, तभी महिमा उससे ट्रैक्टर के बारे में पूछती है, जिस पर पखिया उसे सारी बात बताता है। तभी महिमा कहती है, देखा, मैंने कहा था ना कि आप भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। देखा, उन्होंने खुद ही भेज दिया ना आपकी मदद के लिए ट्रैक्टर। हाँ महिमा, तुम सही कहती हो, अब खेत का काम जल्दी हो जाएगा और फसल बेचकर घर में पैसा भी आ जाएगा। जी, और फसल काटने के बाद आप उन बूढ़ी अम्मा को भी अनाज दे देना। हाँ हाँ महिमा, सही कह रही हो तुम, उनको भी अनाज देना जरूरी है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। पखिया दिन रात मेहनत करता है और जब से उसके पास ट्रैक्टर आया था, तब से उसका काम बाकी किसानों के मुकाबले तेजी में होने लगा था।
साथ ही जल्द ही उसके खेत में सुनहरी फसल लहराने लगती है, जिसे देखकर गांव के काफी लोग पखिया से जलने लगे थे। ऐसे ही एक शाम रामू पखिया के खेतों से होकर गुजर रहा था, जहां उसका ट्रैक्टर भी खड़ा था। तभी वो मन ही मन सोचता है, हो ना हो, पकिया के इस ट्रैक्टर में ही कोई जादू है। मैं इस ट्रैक्टर का ही काम खत्म कर दूंगा, फिर देखता हूँ कैसे होगी इस पकिया की चढ़ाई। एक रात ऐसे ही रामू चुपके से पखिया के खेत में जाता है और खेत के साइड में ही चुड़ैल का ट्रैक्टर खड़ा हुआ था और शांति चुड़ैल भी पेड़ पर बैठी पखिया के खेत पर नजर रख रही थी। तभी रामू बोलता है, इस ट्रैक्टर से ही पकिया की चढ़ाई हो रही है। आज मैं इसे ही खराब कर दूंगा, साथ ही उसकी फसल भी बर्बाद कर दूंगा। फिर देखता हूँ कैसे अच्छी रकम मिलती है इसे। इतना कहकर जैसे ही रामू ट्रैक्टर के नट बोल्ट खोलने लगता है, तभी वहाँ शांति आ जाती है और ट्रैक्टर पर बैठकर ट्रैक्टर चालू कर देती है। ये देखकर रामू घबरा जाता है और कहता है, ये कैसे हो सकता है? ये ट्रैक्टर खुद कैसे चल सकता है? लगता है कोई आम ट्रैक्टर नहीं बल्कि किसी चुड़ैल का ट्रैक्टर है। भागो भागो। इतना कहकर रामू जैसे ही वहाँ से भागने लगता है, तभी शांति चुड़ैल उसके सामने आकर कहती है, दुष्ट कहीं के, पकिया की फसल बर्बाद करने आया है, ट्रैक्टर खराब करेगा। ये पकिया का नहीं बल्कि मेरा ट्रैक्टर है, शांति चुड़ैल का ट्रैक्टर। देख अब मैं क्या करती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल ट्रैक्टर स्टार्ट करती है और उसमें बैठकर रामू के पीछे पड़ जाती है। रामू अपनी जान बचाने के लिए पकिया के खेत से निकलकर अपने खेतों की तरफ भागता है और चुड़ैल ट्रैक्टर से रामू की सारी पकी पकाई फसल बर्बाद कर देती है। चिल्लाने की आवाज से सभी गांव वाले वहां जमा हो जाते हैं। तभी वो चुड़ैल बोलती है, ये मेरा ट्रैक्टर है जो मैंने पखिया को दिया है। अरे पखिया ने तुम सब से मदद मांगी, लेकिन तुम सब ने उसकी मदद नहीं करी। उसके खेत में जो पीपल का पेड़ है ना, उसी पर मैं रहती हूँ। उसने खुद का ना सोचकर पेड़ पर रहने वाले पक्षियों का सोचा और पेड़ नहीं काटा। लेकिन तुम जैसे लोग तो बस दूसरों की खुशी देखकर जलते हो। आज के बाद अगर किसी ने भी पखिया का बुरा चाहा ना, तो उसका हाल वही होगा जो रामू का हुआ है। इतना कहकर चुड़ैल वापस से ट्रैक्टर को पखिया के खेत में खड़ा कर देती है और वहां से चली जाती है। साथ ही रामू को भी उसके किए का फल मिलता है और फसल की कटाई के बाद पखिया को उसके बहुत अच्छे दाम मिलते हैं, जिससे उसके घर के हालात काफी हद तक सुधर जाते हैं। इच्छाधारी नागिन नक्षिका नागलोक की सबसे खूबसूरत रूपवती नागिन थी। उसके नीले नैन सभी नागों की चैन को उड़ाते रहते थे। रोज की भांति आज भी नक्षिका भ्रमण के लिए नागलोक से बाहर आई हुई थी और अपने नागिन अवतार में वो रेंगते हुए चली जा रही थी। तभी उसकी नजर आकाश के बीचों बीच उड़ रहे चील पर जाती है और तभी वो अपने अर्धनागिन रूप में आकर कहती है, हे भोलेनाथ, ना जाने और कब से किस क्षण से ये चील मेरे इर्द गिर्द मंडरा रहा है। मैं यहाँ सुरक्षित नहीं हूँ, मुझे अपनी जान बचानी होगी। डरी सहमी हुई नक्षिका अपने पूर्ण नागिन स्वरूप में आकर भागने लगती है। तभी चील पंख फड़फड़ाए हुए जमीन पर आ रुकता है और नागिन को अपने पंजों में लपेटे हुए उड़ने लगता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? एक चील के पास अपने शिकार पर दूरी से नजर गड़ाए रहने का हुनर होता है। मैं कहती हूँ छोड़ दे मुझे, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। हम दोनों के बीच वैसे भी जन्मों जन्म से कुछ बेहतर है भी नहीं और कभी होगा भी नहीं। तू हम नाग नागिनों का सर्व प्राचीन शत्रु है। तुम भी कोई मेरी प्रेमिका नहीं, सिर्फ शिकार हो, नागिन, समझी? शिकार तो अब ये नागिन तेरा करेगी। नागिन का डसा कभी पानी भी नहीं मांगता और आज मैं अपना पूरा का पूरा विष तेरे अंदर उतार दूंगी। नक्षिका अपने आप को चील के खूंखार पंजों से छुड़वाने की बहुत कोशिश करती है। तभी चील भी गुस्से में उसे लेकर उड़ते हुए जमीन पर आ रुकता है
और नक्षिका अपने अर्ध नागिन अवतार में आकर उसे डसने की कोशिश करती है और चील की नजर उससे मिलती है और वो मन में कहता है, कोई नागिन इतनी रूपवती कैसे हो सकती है? नीली आंखें, मधुशाला जैसे लाल होठ, पतली कमर, तिरछे नैन इस चील के चैन उड़ा रहे हैं। नहीं नहीं, मैं एक चील हूँ और ये नागिन, मैं इसके रूप में मोहित नहीं हो सकता। क्या हुआ? एक नागिन का ये विकराल रूप देखकर एक जगह स्तंभ क्यों हो गए? आज इसी जगह मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगी। क्रोधित नागिन कात्या चील पर वार कर देती है, जिसके साथ चील भी गुस्से में अपनी नुकीली चोंच से उस पर वार करता है। इस तरह नागिन और चील के बीच घमासान युद्ध छिड़ जाता है, जिसमें नागिन बुरी तरह से घायल होकर जमीन पर गिरने ही वाली होती है कि कात्या चील अपने मानव अवतार में आकर उसे अपनी बाहों में थाम लेता है और चील की आंखों से निकले आंसू नागिन के अधरों पर जा गिरते हैं। तभी कात्या बोलता है, क्रोध में आकर ये क्या अनर्थ कर दिया है मैंने? मेरे प्रहार से ये नागिन बुरी तरह से घायल हो गई है। मुझे इसके घावों को भरना होगा, वरना इसकी मृत्यु निश्चित है। इतना कहते हुए इच्छाधारी चील अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक शक्तिशाली लेप का आविष्कार करके उसे नागिन के घाव पर लगा देता है, जिसके बाद नागिन को होश आता है और वो खुद को चील के इतना करीब देखते हुए कहती है, दूर हटो मुझसे। मुझे छूने का तुमने दुस्साहस कैसे किया? तुम्हारे अंदर से मुझे धोखे की बू आ रही है। नागिन की बातों का चील कोई जवाब नहीं देता और उसे बाहों में उठाकर नागलोक के द्वार तक पहुंचाकर वहां से उड़ जाता है और सोचते हुए कहता है, मैं तो उस नागिन को अपने संग ले जाने आया था, फिर क्यों उसे घायल देखकर मैं पागल सा हो गया था और मेरी आंखों से अश्रु बहने लगे। कहीं मुझे उस नागिन से प्रेम तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, ये शुभ संकेत नहीं। एक नागिन और चील में प्रेम कैसे हो सकता है? इस तरह सोचते हुए चील गुफा में प्रवेश करता है, जहां सपेरा काल उसे देखते हुए कहता है, कात्या, ये तुम घायल कैसे हो गए और तुम अकेले क्यों आए हो? कहाँ है वो इच्छाधारी नागिन जिसे यहाँ लाने का कार्य मैंने तुम्हें सौंपा था? महाराज, वो नागिन सर्वशक्तिशाली थी, इसीलिए मैं उसका मुकाबला नहीं कर पाया। असंभव, तुम एक इच्छाधारी चील हो। पिछले कई वर्षों में ये प्रथम घटना है कि किसी नागिन ने तुम्हें घायल किया है, वरना सालों से ऐसी कोई नागिन नहीं जन्मी जिस पर तुम नियंत्रण न साध सको। सत्य है, अगर मैं चाहता तो उसे उसी क्षण उस पर कब्जा कर यहाँ ला सकता था। वैसे भी बाबा ने कहा था कि उसे जिंदा या मुर्दा किसी भी अवस्था में लाना था, और मैंने उसे घायल भी कर दिया था। फिर मैंने क्यों उसका उपचार अपने हाथों से किया? ऐसा तो कोई तब करता है जब वो प्रेम में पड़ता है। एक तरफ चील के मन में नागिन के विचार डेरा डाले बैठे थे, तो वहीं दूसरी तरफ कक्ष में आराम कर रही नागिन को सोचता देखकर उसकी सखी लतिका कहती है, नागरानी, क्या सोच रही हैं आप? यही कि उस चील ने आखिर मेरी जान क्यों बचाई? समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा कि इतिहास में पहली दफा है कि एक चील ने किसी नागिन की जान बचाई। कहीं उसे आपसे लगाव तो नहीं हो गया? बिल्कुल भी नहीं। मेरी जान बचाने के पीछे उस चील का कोई न कोई मकसद होगा, और वैसे भी दुश्मन से लगाव सिर्फ घाव ही देता है, प्यार नहीं देता। नागरानी, अब आप ज्यादा सोच विचार मत कीजिए और विश्राम कर लीजिए। समय गुजरता है, जिसके साथ नागिन और चील के मन में एक दूसरे के लिए ख्याल लगातार बढ़ने लगते हैं। तभी एक दिन फिर से नागिन और चील उसी स्थान पर दोबारा से टकराते हैं और चील अपने मानव रूप में आकर नक्षिका को रोकते हुए कहता है, रुक जाओ नक्षिका, मैं कितने दिनों से इसी स्थान पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अपनी मौत का इंतजार करते करते तुम्हें डर नहीं लग रहा? प्रेम में भय का कोई स्थान नहीं होता। हाँ, मैं तुमसे बेइंतहा प्रेम करने लगा हूँ। असंभव, तुम और प्रेम कभी भी नहीं। चील हो तुम, शिकार करना तुम्हारी फितरत है, प्यार करना नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे झांसे में आ जाऊंगी? कभी भी नहीं। तुम एक धोखेबाज हो। अगर ऐसा ही है तो फिर क्यों इस स्थान पर खिंची चली आई? क्योंकि तुम्हें भी मुझसे प्रेम हो गया है। ये बात अलग है कि तुम इस बात को स्वीकारना नहीं चाहती। मेरे लिए भी बेहद कठिन था, पर नहीं रहा खुद पर काबू। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए मंत्रमुग्ध हो जाते हैं
और गले लग जाते हैं। तभी काल सपेरा उन्हें एक साथ देखकर कहता है, स्मरण था मुझे कि ऐसा ही कुछ मंजर देखने को मिलेगा। मैं तो उसी दिन समझ गया था जब मेरे चील की शातिर निगाहों में प्रेम की झलक दिखाई पड़ी थी। पर कोई बात नहीं नागिन, इसी क्षण मैं तुझे अपनी बीन की धुन पर मंत्र मुग्ध करके इस पिटारे में कैद कर लूंगा। खबरदार, अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया, मैं इससे प्रेम करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथों मेरे गुरु की हत्या हो। चले जाओ यहाँ से। तुम्हारी खोखली धमकियों का कोई असर नहीं होने वाला। काल हूँ मैं। और मैं तेरा काल हूँ। इससे पहले कि सपेरा नागिन को अपनी बीन की धुन पर नचाता, चील उसके हाथों से बीन छीनकर कोसों दूर फेंक देता है। इसी के साथ नागिन अपने डंक से सपेरे को मौत के घाट उतार देती है और कहती है, मैं जानती हूँ एक चील और नागिन के प्रेम का अंजाम बहुत बुरा होता है। फिर चाहे भोलेनाथ मुझे कोई भी सजा क्यों ना दे, मुझे मंजूर है। लेकिन मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। मेरा यकीन कभी मत तोड़ना। मैं वादा करता हूँ कि जब तक मेरे अंदर सांस है तब तक मैं तुमसे प्रेम करना नहीं छोड़ूंगा। समय गुजरता है, जिसके साथ चील और नागिन का प्रेम परवान चढ़ने लगता है और नागिन के बदलते चाल ढाल को देखकर नाग लोक के नाग नागिन अजीबोगरीब बातें बनाने लगते हैं। तभी एक दिन नाग लोकवासी नागिन का पीछा करते हुए चील और नागिन को एक साथ देख लेते हैं और कहते हैं, नाग रानी नक्षिका, ये क्या अनर्थ कर रही हैं? ये जानते हुए भी कि चील हम नाग नागिनों का प्राचीन दुश्मन है, फिर भी आप एक चील से कैसे प्रेम कर सकती हैं? मुझे तो उसी दिन आभास हो गया था जब इस चील ने इन्हें जीवित छोड़ दिया था। आपको अंदाजा भी है कि अगर आपका और इस धोखेबाज चील का मिलन हो गया तो उसी क्षण आपकी तमाम नागिन शक्तियाँ समाप्त हो जाएंगी। इस बहरूपिया चील ने ऐसा क्या जादू कर दिया है तुम पर जो तुम इसे प्यार कर बैठी? मौका देखकर ये अपना असली रंग दिखाकर तुम्हें मौत के घाट उतार देगा। अभी भी वक्त है। अरे, जिस पद और शक्तियों को हम नागिनें सैकड़ों हजारों वर्षों बाद प्राप्त करती हैं, क्या आप उसे इस चील के प्रेम के लिए खोना चाहती हैं? बिना शक्तियों के क्या अस्तित्व रह जाएगा आपका? प्रेम का दूसरा नाम ही त्याग है, और अगर मैंने एक चील से प्रेम किया है तो मुझे उसकी सजा भी जरूर मिलेगी। और उसकी सजा यही है कि मैं अपना नागलोक का पद और अपनी सारी शक्तियाँ, हर एक चीज का त्याग करती हूँ और एक साधारण इंसान का जीवन व्यतीत करूंगी। अपने दुश्मन से प्रेम करने के कारण नागिन को सब कुछ खोकर भारी कीमत चुकानी पड़ती है, जिसके बाद वो कात्या चील का हाथ थामकर नागलोक से निष्कासित हो जाती है और पृथ्वी लोक पर आ जाती है। शिव मंदिर में आकर दोनों विवाह के बंधन में बंध जाते हैं, जहाँ कात्या कहता है, मुझसे प्रेम करने के कारण तुम्हें सब कुछ खोना पड़ा। इस खुशी के अवसर में तुम दुखी मत हो। मुझे कोई गम नहीं है, मैंने जो कुछ भी छोड़ा है, क्योंकि मैंने सब कुछ छोड़कर तुम्हारा प्यार पाया है और प्रेम से बड़ा कोई धन नहीं होता। शुक्रिया नक्षिका, मुझ पर इतना भरोसा जताने के लिए। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जितनी शिद्दत से एक चील और नागिन की दुश्मनी के किस्से मशहूर होते हैं, इतिहास में हम दोनों ऐसे प्रेमी जोड़े के नाम पर स्मरण किए जाएंगे जिन्होंने दुश्मनी के साथ प्यार भी शिद्दत से किया। कहते हैं ना कि प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता। ये बात बरसों पुराने चील और नागिन की दुश्मनी प्रेम में बदलकर साबित होती है। प्यार एक कठोर पत्थर को भी पिघलाने की ताकत रखता है, जैसे कि चील और नागिन के प्रेम ने इस कहानी में साबित भी किया।